अस्सलाम वालेकुम और फुटबॉलिस्तान में सबको बहुत खुश आमदीद। बड़ा अरसा गुज़र गया, मेरी कोई वीडियो भी नहीं आई पाकिस्तानी फ़ुटबॉल पे और मैं पर्सनली कुछ काम में मसरूफ़ था। उसकी वजह से वीडियोस भी नहीं बन सकी और कोई तबसरा भी ज़्यादा नहीं हो सका। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा बहुत सारे लोगों का जिनने मेरे से रब्ता किया इस सारे सफ़र के दौरान। बहुत लोगों ने मैसेजेस भी किए, हाल चाल भी पूछा, तो सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया। अब मैं वापस आ चुका हूँ इस सेंस में कि फ़ुटबॉलिस्तान की वीडियोस और बाकी जो तबसरा और जो फ़ुटबॉल की सीरीज़ का और स्पोर्ट्स बिजनेस की डिस्कशंस चलती रहती थी चैनल पे, अब वो ज़ोर व जोश के साथ 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 चलती रहेंगी हमारे पास आगे। लेकिन अब जो मज़े की चीज़ होने जा रही है, जिसकी वजह से मैंने कहा एक शुरुआत की जाए एक पूरे राउंड अप की पाकिस्तानी फ़ुटबॉल की, जो पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। क्या क्या कमाल के दिन आ गए हैं वैसे पाकिस्तानी फ़ुटबॉल में। हम मैचेस खेल रहे हैं, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी टीमें हारी हैं, जॉर्डन आई है, ताजिकिस्तान आई है और साथ साथ अब सऊदी अरेबिया भी आ रही है। तो उस टाइम पे तो ये मैं बात नहीं कर सका कि ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एजाज़ है कि इतनी बड़ी टीमें पाकिस्तान के में आके खेल रही हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने कैम्बोडिया को हराया, एक तो मुझे खुशकिस्मती से एक मौका मिला कि मैं स्टेडियम के अंदर मौजूद था, तो मैच मैंने स्टैंड से देखा। और क्या यार, बंदा आपको बताए कि कैसा वो महसूस होता है और कैसी वो एक फीलिंग आती है जब हारून हामिद ने गोल मारा और जब पाकिस्तान का मैच हम जीते भी, तो बड़ी ऑनेस्टली मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। और बहुत कम ज़िंदगी में ऐसे मौके हैं जिसमें मैं इतना इमोशनल हुआ हूँ, लेकिन वो शायद मौका ही ऐसा था कि बंदे से रोका नहीं गया। पर बहरहाल उसके बाद हम आगे चलते गए, हमने सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई किया। पहले तो यार बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि पाकिस्तान के लिए सेकंड राउंड में आना ही बहुत बड़ी बात थी। जो मुल्क 1989 से वर्ल्ड कप क्वालिफाइज खेल रहा हो और इतने मैचेस हारता गया और पहली दफ़ा सेकंड राउंड में आए, तो ये तो हमारे लिए बहुत बहुत ही बड़ी बात है कि हम इस राउंड में खेल रहे हैं। और इस राउंड में हम इससे कोई ये उम्मीद लगाता कि हम किसी को हराते या कोई पॉइंट लेते, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशन है। और अगर हमारे आप ओपोनेंट्स भी देखें, सऊदी अरेबिया सब हम जानते हैं कि वर्ल्ड कप में रेगुलरली खेलते हैं। अर्जेंटीना में 2022 में उन लोगों ने उनको हराया भी और वो वाहिद मैच था जो अर्जेंटीना उस पूरे वर्ल्ड कप में हारा था। उसके साथ साथ हमारे पास जॉर्डन मौजूद हैं। जॉर्डन इस साल के एशियन कप में फ़ाइनलिस्ट रहे हैं और उसके साथ साथ ताजिकिस्तान क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँचे। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था किसी भी सूरत में कि हम इन टीम्स के ख़िलाफ़ कोई पॉइंट निकाल सकें या कोई मुकाबला कर सकें, बहुत करीब रख के कम अज़ कम। लेकिन उस सारी चीज़ को एक साइड पे रखते हुए अगर आप पाकिस्तान की कारकर्दगी देखें, आप पाकिस्तान की फ़ाइटिंग स्पिरिट देखें, तो उसमें दाद देनी बहुत ज़रूरी है। और उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट, शुरू का क्रेडिट इस टीम को बिल्ड करने का सिजाद अनवर को भी जाता है। लेकिन उसके बाद से जब से स्टीफन कॉन्स्टेंटीन ने टीम को संभाला है कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ से, एक जो आपको टीम स्पिरिट नज़र आता है, आपको एक फोकस नज़र आता है और आपको ये नज़र आता है कि देयर इज़ अ प्लान, कि आप एक तरीक़ेकार से मैच में जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि एक बहुत बड़ी टीम से मुकाबला कर रहे हैं। आपको पता है आपने एक सिंपल बेसिक लेवल ऑफ फुटबॉल खेलना है, आपने पोजीशन चीपली लूज़ नहीं करनी, आपने कोशिश करना है कि आप उनको काउंटर पे कर सकें, गोल कर सकें। और इसी तरह हमने कोशिश की है। बहुत सारे मैचेस में हमें ये मसला आया कि हमारे पास स्क्वाड इनकम्प्लीट था। आप ताजिकिस्तान का मैच उठा के देख लें, हमारे पास स्क्वाड में 2-3 बहुत मेजर प्लेयर्स मिसिंग थे। हमारे पास ईसा सुलेमान नहीं खेला क्योंकि वो इंजर्ड था, मोइबुल्ला को राइट बैक पे स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि उमर आउट था, शायद दोस्त नहीं खेल रहा था। तो उसकी वजह से हमारा जो नतीजा एंड पे निकला वो काफ़ी खौफनाक था अगर उस तरह देखें, पर परेशानी की बात नहीं थी। आगे जब हम जॉर्डन के ख़िलाफ़ हमने होम पे भी खेला, जब ईसा सुलेमान और अब्दुल्ला इकबाल साथ खेल रहे थे, तो वहाँ पे आपको वाकई ही नज़र आया कि पाकिस्तान मुकाबला कर सकता है। और यही सिलसिला मैं देखता हूँ कि सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ भी कंटिन्यू होगा। और जो होम मैच इनके अगेंस्ट हमने अवे मैच खेला था, सऊदी अरेबिया के लिए होम था, उसमें भी 4-0 हारना हमारे लिए, जहाँ पे अपने 2 गोल वैसे ही इंजरी टाइम में खाए थे, तो मुझे नहीं लगता हमारी जैसी टीम जिसके पास ना लीग है, मेजॉरिटी स्क्वाड खासतौर पर लोकल प्लेयर्स ने कभी प्रोफेशनल फ़ुटबॉल ही नहीं खेली, तो हम इससे ज़्यादा क्या उनसे उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो एक सफ़र रहा, ये बहुत ही मज़े का है और बड़ी खुशनसीबी की बात है। हम होम मैचेस एंजॉय कर रहे हैं। और अब जो मैच होने जा रहा है ना सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की इतिहास में इससे बड़ा मैच नहीं हुआ। कुछ
कुछ मैचेस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं कि अच्छा उस इम्पोर्टेंस पे या उस क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू से 2004 का सैफ गेम्स फाइनल देख रहे हैं जब हमने इंडिया को हराया, या 89 में जब हम पहले अपना सैफ गेम्स का मेडल जीते थे, 89 में भी जिन्ना स्टेडियम पूरा था। बट यहाँ पे मैच के अलावा जो क्राउड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट होगा, उसके साथ साथ जो मैच की इम्पोर्टेंस है ना वो हमें कम नज़र आई है। क्योंकि सैफ गेम्स में खेलना, ये वर्ल्ड कप में कभी हम इस राउंड में नहीं पहुँचे, सैफ चैम्पियनशिप भी जब हमने होस्ट किया हम फाइनल में नहीं पहुँचे आज तक, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ही कभी हमें एक ऐसा मैच मिला हो जो इम्पोर्टेंस का हो। क्योंकि सऊदी अरेबिया भी इस मैच को लाइटली नहीं ले रहा, सबके पास दाव पे लगा हुआ है थर्ड राउंड ऑफ क्वालिफायर्स। जॉर्डन भी उसके लिए compete कर रहा है, अब ताजिकिस्तान भी कोशिश तो कर रहा है, बट ऑब्वियसली चलें वो एक टीम है जो उधर शायद मुश्किल ही पहुँचे। पर जो ये मैच है ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अब इस मैच का बैकड्रॉप दें कि अभी रिसेंट में जो स्क्वाड में आते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी चैलेंज कप हुआ है उसमें हमने देखा है कि बड़े अरसे बाद काफ़ी महीने, तकरीबन 7-8 महीने गुजर गए हैं जब चैलेंज कप का फर्स्ट राउंड हुआ था पिछले साल। जब ये सेकंड राउंड हुआ तो इस दफ़ा स्टीफन कॉन्स्टेंटीन खुद भी इंचार्ज थे, उनने जाके एक तो खुद सारे मैचेस देखे हैं, उनके सारे असिस्टेंट्स ने भी देखे हैं, बीच में उन्होंने एक स्काउटिंग वर्कशॉप भी कराई है ताकि उनके अपने अल्फाज में वो चाहते हैं कि उस तरह का प्लेयर जो उनकी क्वालिटीज़ पे उतरता हो। क्योंकि फुटबॉल में टेक्निकल एबिलिटी के अलावा बहुत सारी और क्वालिटीज़ भी मैटर करती है, और हमारी जैसी टीम पे जिसके पास बॉल ही 30-35% मैच पोजीशन में आनी है, उसके लिए तो ऑफ द बॉल मूवमेंट, आपने बॉल में क्या करना है जब आपके पास नहीं है, वर्क रेट क्या, वो बड़ा मैटर करता है। तो स्टीफन ने उसमें भी स्काउटिंग की है, कुछ नए प्लेयर्स हमें ऐसे नज़र आए हैं जो शायद पाकिस्तान की टीम में हिस्सा लें। ओवरऑल जो पूरी लिस्ट लिखी उसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लेयर है जो स्टार्टिंग 11 में आ सके, पर जिस तरह अगर आप देखें डिफेंडर हैं हुज़ैफा जो HEC की टीम में खेलते हैं, ये नहीं पता किस यूनिवर्सिटी में, बट उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका है कि वो नेशनल ट्रेनिंग कैंप में मौजूद हैं। साथ अली ज़फ़र हज़ारा जो पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में पिछले साल सैफ चैम्पियनशिप में खेल रहे थे, नेपाल में गोल भी मारा था, उनको भी मौका मिला है। तो मुझे लगता है बहुत सारे नए नामों को मौका मिलेगा पाकिस्तान की स्क्वाड में आने का, और स्टीफन कॉन्स्टेंटीन को बड़ा करीबी देखेंगे। पर उसके अलावा कोई बहुत ऐसा बड़ा नाम नहीं नज़र आया जिसमें आप कह सकते हैं यार ये शायद स्टार्ट करे। और जहाँ तक बात है स्टार्टिंग की स्क्वाड की, हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक मरला चल रहा है, और ये बड़ा गौर फिक्र की भी बात है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटीन को कभी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टिंग 11 खिलाने का मौका ही नहीं मिला आज तक। अगर आप देखें पहले वाले मैच में कंबोडिया पे ओटिस खान जो है वो नहीं खेल सके, उनके जो फीफा के साथ डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल चल रहे थे। जब अगला राउंड आया तो उसमें ईसा इंजर्ड था, जॉर्डन के ख़िलाफ़ ओटिस इंजर्ड था, वो नहीं खेल सका, फिर अब्दुल्ला इकबाल भी सेकंड वाले मैच में आउट हो गया, और अब सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट दोबारा ईसा सुलेमान नहीं खेल रहे। और ईसा सुलेमान का ना खेलना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, सवालिया निशान बन जाता है, क्योंकि हमारे पास उनकी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। अगर आप जॉर्डन में देखें, हम बिल्कुल ये बात को समझ सकते हैं कि हम हारे हैं एक मैच 3-0, एक मैच 7-0 हारे हैं, 10 गोल हमने 2 मैचेस में खाए हैं। बट अगर आप ईसा सुलेमान की पर्सनल स्टेटिस्टिक्स देखें, उनकी दोनों मैचेस में, एक में 95% पासिंग एक्यूरेसी थी, एक साइड पे 100% पासिंग एक्यूरेसी थी उनके। जो अगर आप एक्शंस कंप्लीटेड रेट देखें, उनके आप डिफेंसिव टूल्स देखें, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है हमारी डिफेंस में। और जो कॉम्बिनेशन है ना अब्दुल्ला इकबाल और ईसा सुलेमान का, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही कमाल का है। तो उसकी भी थोड़ी सी एक मुझे लगता है कि हमें मसाइल फेस आएगा जब हम सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ होम पे खेल रहे होंगे। बट उसके अलावा अच्छी बात है कि ओटिस खान वापस आ रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास 2 नए डायस्पोरा प्लेयर्स इस टीम में ऐड हुए हैं, जिसमें पहले हैं गोलकीपर आदम खान, आदम कह लें या शायद अपने आप को एडम भी कहते हों, बट आदम का यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड होना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर आप हमारे गोल कीपिंग डिपार्टमेंट में देखें तो मुझे नहीं लगता कि स्टीफन कॉन्स्टेंटीन जो डोमेस्टिकली ऑप्शंस उन्होंने देखे उसमें से कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने सलमान काका को भी अपॉर्चुनिटी दी पीछे ट्रेनिंग कैंप्स में, बट इस दफ़ा उनको कॉल अप भी नहीं किया। इस दफ़ा भी हमारे पास हसन अली हैं, तनवीर हैं जो कैंप में हैं, पर मुझे नहीं लगता उनमें से कोई ऐसा गोल कीपर फ़िलहाल अभी तक सामने आया है जो लॉन्ग टर्म एक रिप्लेसमेंट बन सकता है। जो हमारे करंट गोल कीपर हैं यूसुफ बट, उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई पिछले कुछ मैचेस में, पर उनकी एज 34 है, मैक्सिमम 2-3 साल को निकाल सकते हैं इस फ्लो में, तो उनकी लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है यहाँ पे आदम खान का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा पाकिस्तान के लिए। और सबसे खुशी की बात जो इस स्क्वाड में ये है कि मकील अब्दुल्ला
मकील अब्दुल्ला एक स्ट्राइकर हैं। तो पहले तो सबको शुक्राने के नफल पड़ने चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक स्ट्राइकर आ चुका है। और अभी जब मैं भी चैलेंज कप में था, मेरी बेतहाशा कोच से बात हुई, जिसमें शहजाद अनवर भी थे, कुछ और लोग भी थे। सबका मानना ये है कि पाकिस्तान में एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर, जो एक ट्रेडिशनली नंबर 9 को कहते हैं, जिसका काम सिर्फ गोल निकालना है, हमारे पास मौजूद नहीं है। और ये मेरी नज़र में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मरला है। और वो इसलिए है कि अगर आप पिछले मैच में देखें, कारकर्दगी अच्छी है बट कन्वर्जन रेट नहीं आ रहा। आपके पास एक सेंटर फॉरवर्ड या एक टारगेट मैन नहीं है जो आपकी क्रॉसेस को कन्वर्ट कर सके, जो आपके चांसेस को थोड़ा लीड करके कोई हाफ अ चांस पे स्कोर कर सके। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। ये पहले इसलिए मसला नहीं था कि 2012 से लेके 2023 तक आपके पास हसन बशीर मौजूद थे। बेशक वो पिछले कुछ सालों में उनकी एज ज़्यादा होती थी, बट जो उनकी क्लिनिकल एबिलिटी थी, जो आप बहुत सारे मुख्तलिफ गोल्स में देख सकते हैं। शुरू के आप नेपाल के गोल्स देख लें, सैफ चैम्पियनशिप 2013, आप उनका सबसे कमाल का गोल देख लें फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ 2018 में, जिसमें वो एक टच लेके 2 से 3 डिफेंडर्स आउट करते हैं और उसको फिनिश करते हैं। तो ऐसा प्लेयर हमारे पास मौजूद नहीं था। पर ये भी कहना कि मकील अब्दुल्ला एक 18 साल के प्लेयर हैं, बिल्कुल वो खेलते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, मैंसफील्ड टाउन लीग 1 में खेल रहे हैं, 4 सीनियर अपीयरेंसेस उनकी हो चुकी हैं, लेकिन 18 साल के हैं। अंडर 19s के लिए 2021-22 में वो टॉप स्कोरर भी थे। पर उनका पूरा प्रेशर बर्दाश्त करना, पाकिस्तान का पूरी गोल स्कोरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्दाश्त करना, मेरे हिसाब से इस वक्त थोड़ी ज़्यादती वाली बात होगी। लेकिन एक अच्छी एडिशन है और मैं यही देखता हूँ कि उनको भी एक स्टार्टिंग 11 में मौका ज़रूर मिलेगा खेलने का। साथ साथ इंजरी अपडेट में ये कि फरीदुल्ला ट्रेनिंग वापस कर रहे हैं, क्या वो मैच फिट है, क्या वो स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा सा भी एक सवालिया निशान ज़रूर है। पर बाकी सारी टीम आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही है। एक प्लेयर जिसको डायस्पोरा में से, जिसको स्टीफन कॉन्स्टेंटिन ने खुद नहीं बुलाया, वो अब्दुल समद हैं। अब्दुल समद का जितना मेरे पास अपडेट इस वक्त मौजूद है कि वो B93 के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, रिजर्व्स के साथ खेल रहे थे, पर टेक्निकली उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और अभी उनका फॉर्मली उनके पास क्लब नहीं है। तो आई थिंक स्टीफन कॉन्स्टेंटिन ने एक बार ज़रूर सेट किया हुआ है कि देखें, लोकल प्लेयर्स का हमें पता है मसला है, लीग है, नहीं है, वो नहीं खेल रहे। पर बाहर के प्लेयर्स जिनके पास यूरोप में ख़ास तौर पे खेल रहे हैं, एक्सेस टू फुल टाइम फुटबॉल है, अगर वो नहीं फुल टाइम फुटबॉल खेल रहे, वीक इन वीक आउट नहीं खेल रहे, तो स्टीफन कॉन्स्टेंटिन के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। पर स्टैंडर्ड्स हाई होना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपने एक टीम को अपनी वेट से अबव पंच कराना है, जो हम इस वक्त कुछ मौक़ों पे करते हुए नज़र आए हैं, तो आपको एक बड़ा हाई डिसिप्लिन स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। ये मुझे ज़रूर लगता है कि अब्दुल समद वापस आ जाएंगे कुछ अरसे में इंशाल्लाह, जब उनके पास क्लब आता है। पर बहरहाल जो सऊदी अरेबिया का मैच है और जो पिछले कुछ मैचेस चल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा कौमी खेल देखने या शायकीन के मामले के बिल्कुल ऐसा है कि वो क्रिकेट है, पर फुटबॉल भी कम नहीं है। हमारे पास 13,000, 23,000, 10,000 बंदा देखने आया है, 15,000 की हमारी एवरेज अटेंडेंस रही है। और इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि अगर ये लाइट्स का मसला अल्लाह करे हल हो ही जाए, तो हमारे पास 28,000 लोग टिकट लेके एक फ़ुटबॉल मैच देखने आएंगे। तो ये मौका कम आता है पाकिस्तानी फ़ुटबॉल में, और इसको हमें बस इंजॉय करना चाहिए। और रिज़ल्ट को ना इतना उस पर गौर कीजिएगा कि क्या रिज़ल्ट होता है। टीम के पास जाएँ, टीम को सपोर्ट करें, नारे लगाएँ और पाकिस्तानी फ़ुटबॉल को सपोर्ट करते रहें। शुक्रिया।